आइए अपना कंटिंजेंट लायबिलिटी के ऊपर डिस्कशन करते हैं। बहुत क्लियरली हम लोगों ने पढ़ा था कि जो इंड एस कंप्लायंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, जो बैलेंस शीट होती है, उसमें असेट्स एंड लायबिलिटीज को नॉन करंट और करंट के बेस पे डिवाइड किया जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो करंट असेट का डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया था। करंट लायबिलिटी के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। एकदम सिमिलर डेफिनेशन है। पहला कि कोई भी लायबिलिटी करंट लायबिलिटी तभी बनेगी जब इसमें से कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल कर लेता है। वन, इट एक्सपेक्ट्स या इट इज एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड विद इन द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। Two, if the liability is held for the purpose of trading. Three, if the liability is due to be settled within 12 months after the reporting date. And D, if the company does not have an unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period. अब इसमें A, B और C जो ये तीन liability का point है, वो असेट का A, B, C से एकदम सिमिलर है। तो आई विल नॉट डिस्कस दीज 3 पॉइंट सेपरेटली। मैं सिर्फ 4th पॉइंट के ऊपर डिस्कस करता हूं कि व्हाट इज अबाउट दिस अनकंडीशनल राइट ऑफ डेफरिंग द सेटलमेंट बियॉन्ड 1 ईयर। अब मान लो मैं किसी से 1 लाख रुपया मांगा, 1 लाख रुपया मैंने ले लिया उससे। अब मैंने 1 लाख रुपया ले लिया, मुझे चुकाना है, तो नॉर्मली स्पीकिंग इट्स अ करंट लायबिलिटी। लेकिन मैंने उसको बोला कब चुकाना है, उसने मेरे को बोला जब आपका मन करे तब। जब आपका मन करे तब हम कभी भी नहीं मांगेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेरे पास एक अनकंडीशनल राइट है कि हम उस लायबिलिटी का सेटलमेंट डेफर कर सकते हैं फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो वो नॉन करेंट लायबिलिटी है, एंड इफ आई डू नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट तो वो करेंट लायबिलिटी है। ओके, सो आइडिया क्या है कि जो लायबिलिटी करंट लायबिलिटी है उसको करंट लायबिलिटी में क्लासिफाई कर दीजिए, और अगर कोई लायबिलिटी करंट नहीं है तो आप उसको नॉन करंट लायबिलिटी बोल दीजिए। ओके, नॉन करंट लायबिलिटी का अलग से कोई डेफिनेशन नहीं है। सो ये डिस्टिंक्शन हुआ करंट और नॉन करंट लायबिलिटी का। ओके, आइए पॉइंट नंबर 9 पे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, छोटे छोटे करके मैंने उसको सेग्रीगेट किया है कि जब भी आप करंट नॉन करंट लायबिलिटी का डिस्टिंक्शन करें, ये सब जो ऑपरेटिंग साइकिल वगैरह का बातचीत करें, तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिख के रखी हैं। इंड एस 1 से ही निकाल करके लिखी है, इनको आपको ध्यान रखना जरूरी है। आइए मैं इसका आपके साथ डिस्कशन करता हूं। सिर्फ रीड करने से ही हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये कोई बहुत ऐसा बात नहीं कि बहुत सारा चीज हमको समझाना पड़ेगा, जस्ट आप मेरे साथ साथ रीड कीजिए, हो जाएगा। पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर अबाउट दिस करंट नॉन करंट वाला कहानी। इसमें एक डिस्कशन आता है ऑपरेटिंग साइकिल वाला, आता है ना। तो ऑपरेटिंग साइकिल कैसे बनता है? आंसर इज सिर्फ 4 चीजों के होल्डिंग पीरियड को ऐड करके। रॉ मटेरियल का होल्डिंग पीरियड, WIP का होल्डिंग पीरियड, फिनिश गुड्स का होल्डिंग पीरियड और डेटर्स का क्रेडिट पीरियड। क्रेडिटर्स का जो क्रेडिट पीरियड होता है उसको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है प्लीज। ये 4 चीज, रॉ मटेरियल कितने दिन हमारे स्टोर्स में रहता है, गुड्स को मैन्युफैक्चर होने में कितना वक्त लगता है, फिनिश गुड्स बिकने में कितना वक्त लगता है, डेटर से पैसा रियलाइज होने में कितना वक्त लगता है, इन चारों को जोड़ दो, वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल बन जाएगा। और अगर कोई डेटर स्टॉक वगैरह याद ही होगा, ऑपरेटिंग अगर 4 साल का आपका ऑपरेटिंग साइकिल है, 4 साल का, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला, और आपने किसी डेटर को 3 साल के लिए उधार दिया, 3 साल के लिए, वो 3 साल बाद पैसा देगा, वो करेंट असेट ही माना जाएगा। 1 साल वाला क्राइटेरिया वहां यूज करने की जरूरत नहीं है, ये बोल चुका हूं मैं। बट ऑपरेटिंग साइकिल इन चारों पीरियड को ऐड करके आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर आपके पास 2 बिजनेस है और उनका 2 अलग अलग ऑपरेटिंग साइकिल है, तो जो बिजनेस का जो असेट है उसके लिए उसी बिजनेस का ऑपरेटिंग साइकिल को यूज करके करंट नॉन करंट का क्लासिफिकेशन कीजिएगा। गॉट द पॉइंट? पहले आइडेंटिफाई कीजिए ये असेट लायबिलिटी इस बिजनेस का है। मान लो कार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, ऑपरेटिंग साइकिल 2 साल का है, तो उसकी सारी असेट लायबिलिटी को 2 साल के हिसाब से करंट नॉन करंट करिए। और मान लीजिए टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, उसका ऑपरेटिंग साइकिल 4 साल का है, तो उसको 4 साल के हिसाब से करंट नॉन करंट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऑपरेटिंग साइकिल पता नहीं चले कितने दिन का है, तो कुछ नहीं, 12 महीना का ऑपरेटिंग साइकिल मान लीजिए। ओके, ये डी नंबर पॉइंट हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, फिर से बोलता हूं कि इफ द एंटिटी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट टू डेफर द सेटलमेंट फॉर एटलीस्ट 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, मेरे पास अगर अनकंडीशनल राइट नहीं है तो लायबिलिटी को करंट लायबिलिटी बोलेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल के गया।
आइए नेक्स्ट पॉइंट, कि नॉर्मली कोई एक नॉन करेंट लायबिलिटी था, मान लो मैंने लोन लिया था, 5 साल का लोन था, तो 5 साल का लोन तो नॉन करेंट है, लेकिन चौथा साल का एंड आ गया और 5वें साल में मुझे पेमेंट करना है और मैं चौथा साल का बैलेंस शीट बना रहा हूं, तो क्या मैं अभी भी उसको नॉन करेंट लायबिलिटी बोल सकता हूं? आंसर इज नो। अब आप इस साल उसको करेंट लायबिलिटी के रूप में क्लासिफाई कीजिए। वेरी सिंपल, कि if there was a long term liability which was non current in the last year's balance sheet but at the end of the current period is payable within 12 months from the end of the reporting period, तो it will be classified as current liability। तो ऐसी कुछ छोटी छोटी बातें हैं, थोड़ा सा ध्यान रहेगा आप पढ़ लेने से, तो मैंने नोट बना करके दिया है। नेक्स्ट देखो, if a liability falls due within the next 12 months, मतलब current liability है, and the agreement of refinance with the same lender is signed before the balance sheet date for a longer period more than 12 months, naturally non current liability बन गया। भाई करंट लायबिलिटी था, मैं दिखाने ही वाला था, पर मार्च के पहले लेंडर से एग्रीमेंट हो गया कि भाई इसको 10 साल के लिए डेफर कर दिया जाए, तो हो गया ना वो नॉन करंट लायबिलिटी। सिमिलरली अगर लायबिलिटी, ये भी इंटरेस्टिंग है, देखो अगर लायबिलिटी फॉल ड्यू हो रहा है विद इन द नेक्स्ट ईयर और बोरोवर के पास डिस्क्रिशन है, माइंड दिस वर्ड, बोरोवर के पास डिस्क्रिशन है कि वो रोल ओवर कर सकता है मोर देन 12 मंथ। डिस्क्रिशन मतलब मैं चाहूं तो रोल ओवर कर दूं, तो दैट मीन्स काइंड ऑफ अनकंडीशनल राइट, डिस्क्रिशन है मेरे पास, तो हम लोग उसको नॉन करेंट लायबिलिटी बना देंगे। और एक चीज, डिस्क्रिशन और पोटेंशियल टू रोल ओवर में फर्क होता है। आई हैव द पोटेंशियल टू रोल ओवर, दैट डजंट मीन आई हैव द डिस्क्रिशन टू रोल ओवर। तो अगर पोटेंशियल टू रोल ओवर है तो आप उसको नॉन करेंट नहीं बनाओगे, करंट ही रहने दोगे। डिस्क्रिशन टू रोल ओवर है तो नॉन करेंट बना दोगे बियॉन्ड 12 मंथ्स। ओके, ये ध्यान रखना। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हम लोग कार्व आउट बोलते हैं कि IFRS में ये अलाउड नहीं है, इंड एस में हमने कार्व आउट बनाया है। क्या चीज का कार्व आउट है? कि मान लो हमारा कोई लेंडर के साथ ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट हो गया। ओके, इंटरेस्टिंग कार्व आउट है। हमारा कोई लेंडर के साथ लोन था, लोन का मैंने कोई कंडीशन ब्रीच कर दिया, उसके कारण वो लोन रिपेएबल ऑन डिमांड हो गया। तो अच्छा वो लॉन्ग टर्म लोन था, 20 साल का लोन था, पर मेरे कोई ब्रीच ऑफ कंडीशन की वजह से कोई प्रोविजन मैंने ब्रीच किया और वो रिपेएबल ऑन डिमांड हो गया, तो नेचुरली वो करंट लायबिलिटी बन जाता है। बट इन डेज में एक छोटा सा कार्व आउट बनाया गया और बोला गया कि अगर बिफोर द साइनिंग ऑफ द बैलेंस शीट हम लेंडर के पास जाकर के अग्री करवा लेते हैं कि भाई ये लोन रिपेएबल ऑन डिमांड नहीं है, अगर मैं बैलेंस शीट डेट के साइनिंग के अंदर, बैलेंस शीट डेट के अंदर कर लिया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, साइनिंग डेट के अंदर अगर मैंने कर लिया ना, तो भी इंड एस हम लोगों को ये अलाउ करता है कि आप उसको नॉन करेंट लायबिलिटी बना दो। ओके, सो एक इंटरेस्टिंग कार्व आउट है आपको ध्यान रखने के लिए। सो यहां पे हम लोगों का 9 नंबर पैराग्राफ कंप्लीट होता है। हम लोग अपने नेक्स्ट डिस्कशन में मूव करते हैं। सो क्या चीज का है नेक्स्ट डिस्कशन? बैलेंस शीट का फॉर्मेट। तो ये तो बस आपको देखना है कि हाँ भाई इंड एस की बैलेंस शीट कैसे बनती है। शेड्यूल 3 में इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है। मैं आपको एक बात बता दूं पहले तो, कि जो एस कंप्लायंट बैलेंस शीट होती है उसमें लायबिलिटी साइड ऊपर होता है, असेट साइड नीचे होता है। इंड एस कंप्लायंट बैलेंस शीट में असेट साइड ऊपर होगा, लायबिलिटी साइड नीचे होगा। आइए थोड़ा सा बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देखते हैं। देखिए किस तरह से बैलेंस शीट है। असेट चालू हुआ, पहले नॉन करेंट असेट लिखा गया, प्रॉपर्टी प्लांट, खाली पढ़ते जाइए, इसमें तो क्या, तो याद ही तो रखना है ये तो। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, गुडविल, अदर इंटेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट अंडर डेवलपमेंट, बायोलॉजिकल असेट अदर देन बियरर प्लांट, क्योंकि बाद में आप पढ़ोगे कि बियरर प्लांट को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बोला जाता है हमारे यहां पे। ओके, उसके बाद फिनेंशियल असेट, ये सब नॉन करेंट असेट चल रहा है। फिनेंशियल असेट का डेफिनेशन क्या है, ये अपन लोग जब इंड एस 109 पढ़ेंगे तब आप लोग पढ़ेंगे। अभी भी आपको नाम से समझ में आ जाएगा। रियल असेट और फिनेंशियल असेट अपन नहीं बोलते क्या। रियल असेट हो गया लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, ये सब, और बाकी जो रुपया पैसा डेटर वेटर हो गया फिनेंशियल असेट हो गया। तो फिनेंशियल असेट में इन्वेस्टमेंट आ गया, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, लोन आ गया। अब आप तुरंत बोलोगे सर ट्रेड रिसीवेबल तो करेंट असेट में आना चाहिए, बट अगर ट्रेड रिसीवेबल बियॉन्ड द ऑपरेटिंग साइकिल कलेक्शन होने वाला है तो नॉन करेंट तो बन ही सकता है ना। तो अभी नॉन करेंट करंट का डिस्कशन हो चुका, उस पर झमेला ना किया जाए, बैलेंस शीट के फॉर्मेट को पढ़ा जाए। एंड देन कम्स डेफर्ड टैक्स असेट्स एंड अदर नॉन करेंट असेट्स। सेकेंड में
करंट असेट का नाम देखते हैं, करंट असेट का कैसे प्रेजेंटेशन आप करोगे। रेडी, मेरे साथ चलिए। करंट असेट में ए में इन्वेंट्री है, फिर आ गए फिनेंशियल असेट्स, वही सब इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, बैंक बैलेंसेस अदर देन 3 अबव, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो बैंक बैलेंस है वो तो 3 में चला गया, बट और किसी भी तरह का बैंक बैलेंस है तो वो बैंक बैलेंस अदर देन 3 को 4 में दिखा दोगे। लोन्स एंड अदर्स, अदर्स में आप इतना ध्यान मत दो। नेक्स्ट पॉइंट इज करंट टैक्स असेट एंड देन अदर करंट असेट। तो यहां पे करंट असेट की स्ट्रक्चर खत्म, टोटलिंग कर दो, असेट का कहानी यहां पे खत्म हो जाता है। अब आइए इक्विटी एंड लायबिलिटीज में चलते हैं। तो सबसे पहले इक्विटी आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी। अदर इक्विटी वही है रिजर्व्स एंड सरप्लस, ओके। देन कम्स लायबिलिटीज, लायबिलिटी में नॉन करेंट लायबिलिटी और करेंट लायबिलिटी का सेग्रीगेशन है। नॉन करेंट लायबिलिटी स्टार्ट्स विथ फाइनेंशियल लायबिलिटी जिसमें बोरोइंग है और लीज लायबिलिटीज है। देन ट्रेड पेएबल, ट्रेड पेएबल का बाइफर्केशन है, एमएसएमईज का ड्यूज है तो अलग से दिखाएंगे और नॉन एमएसएमई का ड्यूज है तो अलग से दिखाएंगे। देन अदर फाइनेंशियल लायबिलिटीज है। नॉन करेंट लायबिलिटीज के बी में फाइनेंशियल लायबिलिटी के नीचे प्रोविजंस आता है। ये क्योंकि फॉर्मेट है, मेरे को समझाने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ आप देखते जाइए। ओके, नॉन करेंट लायबिलिटी में प्रोविजंस के बाद डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आता है एंड अदर नॉन करेंट लायबिलिटी आता है। अब आप पूछेंगे सर अदर नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा? जो भी नॉन करेंट लायबिलिटी आप ऊपर नहीं लिख पाए बाकी लायबिलिटीज में, उनको यहां पर लिख दीजिएगा। एंड नेक्स्ट इज करेंट लायबिलिटीज। करेंट लायबिलिटी का फॉर्मेटिंग देखिए, सबसे पहले फाइनेंशियल लायबिलिटीज, वही बोरोइंग, लीज लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, आउटस्टैंडिंग एमएसएमई सेम है तो मैं अलग से कुछ बोलूंगा नहीं। उसके बाद आया प्रोविजंस, करंट टैक्स लायबिलिटीज और यहां पे करंट लायबिलिटी खत्म हुआ। टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज टोटल कर दिया गया। सो बैलेंस शीट का फॉर्मेट इंटरेस्टिंग टाइप का बनाया गया और मतलब मेजॉरिटी में असेट्स के नाम के साथ यहीं पे बैलेंस शीट के अंदर ही उसकी जगह बना दी गई। ओके, आइए 11 नंबर पैरा में चलते हैं। मटीरियलिटी एंड एग्रीगेशन। आइडिया यह है कि हर मटेरियल आइटम को अलग से डिस्क्लोज करना है बैलेंस शीट के अंदर। ओके, छोटे छोटे अगर कोई आइटम है जो इमटेरियल नेचर के हैं उनको आप एग्रीगेट कर सकते हो, पर मटेरियल नेचर के आइटम को एक साथ दिखाओगे। हाँ, अब आप बोलोगे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, तो सर ये तो एक साथ एग्रीगेट करके प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट में दिखाते हैं। हाँ, वो तो दिखाओगे, लेकिन जब आप नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाओगे तो उसमें अगर लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन ये सब अगर मटेरियल है तो इनको अलग अलग करके जगह दिखाओगे, नोट्स में दिखाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेट ऑफ करना। क्या हम किसी एसेट और लायबिलिटी को, किसी इनकम और एक्सपेंस को सेट ऑफ कर सकते हैं? नॉर्मली स्पीकिंग इंड एस सेट ऑफ करने नहीं देता, बट अगर, रिपीट करता हूं, बट अगर सेट ऑफ करना किसी दूसरे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दूसरे इंड एस के हिसाब से अलाउड है और लीगली परमिजिबल है और आपका इंटेंट भी पेमेंट नेट करके करने का है, तभी आप किसी एसेट लायबिलिटी को या इनकम एक्सपेंस को सेट ऑफ कर सकते हो। नॉर्मली स्पीकिंग ना तो एसेट लायबिलिटी आपस में सेट ऑफ होगी, ना इनकम एक्सपेंस आपस में सेट ऑफ होगा, सबको अलग अलग करके दिखाना है। ओके, और एक बात वहां पे लिखा हुआ देखो, मैं ऊपर से पढ़ता हूं। An entity will not set off the incomes, expenses, assets and liabilities, cash inflows and outflows unless it is required or permitted by an Ind AS. यहीं पे एक बात मैंने और लिखा कि प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डिप्रीसिएशन वगैरह को सेट ऑफ नहीं बोलते, दे आर बेसिकली रिडक्शन इन दी वैल्यू ऑफ द एसेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्टिंग। साल में कितनी बार रिपोर्ट करोगे? आप बोलेंगे सर साल में तो एक ही बार रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो एनुअली बनता है। आंसर इज यस, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए ही ये वाला डिस्कशन है।
लेकिन सर क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी तो बनते हैं ना, जो लिस्टेड कंपनियां रहती है वो लोग क्वार्टरली रिपोर्टिंग करती हैं। हाँ करती हैं क्वार्टरली रिपोर्टिंग, उसके लिए अलग से एक इंड एस है, इंड एस 34, उसमें उसका डिस्कशन करेंगे। अभी आप ये समझ लो कि ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेकर के इंड एस 1 आप पढ़ रहे हो, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड एनुअली, ऑल्दो लिस्टेड कंपनीज को क्वार्टरली रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, डिस्कशन हम अलग से करेंगे। हाँ एक चीज है कि अगर कोई भी कारण से आपने अपना रिपोर्टिंग पीरियड चेंज किया तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने क्यों चेंज किया, और आपको साथ में यह भी लिख के देना पड़ेगा कि जो कंपेरेटिव्स हैं वो हो सकता है इंटायरली कंपेरेबल ना हो। वैसे तो ये करना पड़ता है कि अगर हम शॉर्टर या लॉन्गर पीरियड का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो प्रीसीडिंग ईयर को भी कंपेरेटिव करने के लिए बोलते हैं ना प्रीवियस ईयर्स फिगर्स आर रीग्रुप्ड एंड रीअरेंज्ड, तो वो करते हैं। फिर भी एक नोट लिखना पड़ता है कि the amount presented in the financial statements may not be entirely comparable so far as preceding year's financial statements are concerned. Easy है। नेक्स्ट टॉपिक है कंसिस्टेंसी ऑफ प्रेजेंटेशन। क्या आइडिया हो सकता है? आइडिया है कि जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो भी आइटम हम दिखाएंगे उस आइटम को मेजर करने के लिए या अकाउंट फॉर करने के लिए जो भी पॉलिसीज फॉलो करेंगे उसका जो भी क्लासिफिकेशन है नॉन करेंट करेंट वाला वो कंसिस्टेंट होना चाहिए ईयर आफ्टर ईयर। सो वेरी सिंपल बात है सर, हम लोग कंसिस्टेंसी पहले भी पढ़ते थे कि यहाँ अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली यूज होना चाहिए, तो वो भी इंड एस 1 में लिखा हुआ है। बस पहले एक तो इंपॉर्टेंट बात क्या होता था कि पहले ना कंसिस्टेंसी को एक फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन माना जाता था एएस के हिसाब से, इंड एस में इसको फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन नहीं मानते। बस ये एक तो पॉइंट ध्यान रख लो, मतलब एएस इंड एस के फर्क के हिसाब से। बाकी कंसिस्टेंसी पॉलिसीज में भी होना चाहिए और क्लासिफिकेशन में भी होना चाहिए। हाँ अगर कभी भी लगता है कि सर चेंजेस करने की जरूरत है, क्लासिफिकेशन चेंज होगा, पॉलिसी चेंज करना है, तो उसके लिए अलग से इंड एस है, इंड एस 8, उसमें पढ़ेंगे। 15 नंबर पॉइंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को अलग से कोई इज्जत दिया नहीं गया है। जिस तरीके से सैलरी एक्सपेंस होता है उसी तरीके से लॉस बाय फायर भी एक्सपेंस है। इतना सिंपल तरीके से मैं बोल दिया। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम अलग से डील नहीं होगा कि तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो तुम मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ऐसा है ही नहीं। रादर मैं आपको एक बात बोलूं क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बोल के कोई डेफिनेशन ही इंड एस में नहीं है। आइए लिखता देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ सेपरेट प्रेजेंटेशन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिस्टम, सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन any longer in the presentation of ordinary and extraordinary items. राउंडिंग ऑफ का डिस्कशन। राउंडिंग ऑफ क्या करना है, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाना है, मान लो अब रिलायंस जैसी कंपनी है तो वो लोग क्रोर्स में अपना फिनेंशियल स्टेटमेंट राउंड ऑफ करते हैं, बट राउंड ऑफ का भी एक रूल है। क्या रूल है कि अगर हम लोगों का टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ का है, अगर हमारा टोटल इनकम लेस देन 100 करोड़ का है तो हम 3 तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, सॉरी 4 तरीके से, लैक्स में और मिलियंस में। मिलियन 10 लाख। और अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा का मेरा टोटल इनकम है तो हम 3 तरीके से राउंड ऑफ कर सकते हैं, लैक्स में, मिलियंस में और क्रोर्स में। ओके, और ये राउंडिंग ऑफ करना कंपलसरी है। पहले कैन भी था, अब इसको शैल भी बना दिया गया। ये ना कैन बी राउंड ऑफ डिपेंडिंग अपॉन कैन बी को अब शैल भी कर दिया गया है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का आइडेंटिफिकेशन मार्क बहुत इंटरेस्टिंग। कोई भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ, ये इजी पॉइंट्स है बच्चों, हाँ खाली आप देखोगे सुन लोगे आपको याद हो जाएगा। नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी क्लियर कट डिस्प्ले होना चाहिए, रिपोर्टिंग डेट, रिपोर्टिंग पीरियड पता चलना चाहिए, राउंडिंग ऑफ आपने क्रोर्स में किया है, किस में किया है पता चलना चाहिए, कौन सी करेंसी में, रुपया में बनाया और डॉलर में बनाया और फिनेंशियल स्टेटमेंट पता चलना चाहिए, फिनेंशियल स्टेटमेंट स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेटेड है, सब्सिडरी का मिलाया हुआ है या आपका अपना है। ये 5 चीजें फिनेंशियल स्टेटमेंट में दिखनी चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए। 5 चीज एक बार मेरे साथ फिर पढ़ो। नेम ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी, रिपोर्टिंग डेट ऑब्लिक रिपोर्टिंग पीरियड, राउंडिंग ऑफ, करेंसी प्रेजेंटेशन और
स्टैंड अलोन है या कंसोलिडेटेड है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क्स। फिनेंशियल स्टेटमेंट में ये 5 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होने ही चाहिए। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इज माई नेक्स्ट पॉइंट। किसको बोलते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट? सर हम लोग इंटरमीडिएट में माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोलते थे। इंटरमीडिएट में तो कंसोलिडेशन था। अगर किसी सब्सिडरी के अंदर मेरा 80% स्टेक है, जो 20% स्टेक जिन लोगों का होता है उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहते थे। फाइनल में उसी को आप नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोलोगे। इंड एस में नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बोला जाता है। सो क्या होता है? इफ द पेरेंट डजंट होल्ड 100% इक्विटी स्टेक इन अ सब्सिडरी, देन द रिमेनिंग स्टेक विच इज हेल्ड बाय माइनॉरिटी शेयर होल्डर इज कॉल्ड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। सर करना क्या है ये बताइए ना। आइए मैं बताता हूं करना क्या है। जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट को लेकर के ये इंड एस कुछ आपको खास बात बोलता है। सर क्या खास बात बोलता है? आइए मैं आपको बताता हूं। वो खास बात है कि जब आप कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाओगे ना, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या माइनॉरिटी इंटरेस्ट को इक्विटी के अंदर में ही दिखाना है। मतलब जो इक्विटी आपने देखा था, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, वहीं पे नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट दिखाना है। सर हम लोग इंटरमीडिएट में तो इक्विटी के नीचे में और लायबिलिटी के ऊपर में दिखाते थे, अलग से 2 नंबर आइटम करके माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखते थे एएस वाले जब आप पढ़ाते थे इंटर में। तो फाइनल में इक्विटी के अंदर में रहेगा वो, शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जब आप कंसोलिडेटेड P&L बनाओगे तो जो नेट प्रॉफिट रहता है, चाहे वो कॉम्प्रिहेंसिव इनकम वाला फर्स्ट वाला P&L हो या सेकंड वाला OCI हो या इवन टोटल वाला हो, उसको पार्ट करके डिवाइड करके बताओगे कि इस प्रॉफिट का कितना हिस्सा NCI का है और कितना नॉन कंट्रोलिंग वालों का है और कितना हिस्सा ओनर का है। अलग करके दिखाना पड़ता है। P&L में पहले भी करना पड़ता था, मतलब जब इंटर में आप पढ़ते थे तब भी करना पड़ता था, अभी भी, बट दैट इज रिलेटेड टू कंसोलिडेटेड P&L ओनली। क्या है कि वी हैव टू सेग्रीगेट द नेट प्रॉफिट, OCI एंड टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एट्रीब्यूटेबल टू द ओनर्स ऑफ द पेरेंट एंड NCI। तो सिंपल है। अगला डिस्कशन पॉइंट नंबर 19 इज प्रपोज्ड डिविडेंड वर्सेस डिक्लेयर्ड डिविडेंड। पहले तो एक चीज क्लियर कट समझ लो कि भाई प्रपोज्ड डिविडेंड को आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते। प्रपोज की स्पेलिंग थोड़ी सी रॉन्ग हो गई है, पोस्ट हो गया वो। प्रपोज्ड डिविडेंड कैन नॉट बी रिकॉर्डेड। डिविडेंड कैन ओनली बी रिकॉर्डेड व्हेन इट इज डिक्लेयर्ड। और डिक्लेयर होने के बाद ही, मान लो डिक्लेयर अगर 24 मई 2024 को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो 24-25 वाले फाइनेंशियल ईयर में एंट्री होगी। 23-24 में उसका अकाउंटिंग नहीं होगा। पहले भी इंटरमीडिएट में भी सेम रूल था, अभी भी सेम रूल है। ओके। और डिविडेंड का अकाउंटिंग कैसे होता है? पहले भी सेम था, रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड पेएबल टू बैंक। हाँ एक चीज याद रखना कि अगर 24-25 वाला, अगर 23-24 बोलता हूं, अगर 23-24 वाला साल कंप्लीट हो गया, 24-25 में आपने 24 मई को, 24 मई को या 16 मई को डिविडेंड डिक्लेयर किया, तो 16 मई 24 को डिविडेंड डिक्लेयर किया, 24-25 वाले फाइनेंशियल में अकाउंटिंग कर दीजिएगा, ये दोनों जर्नल एंट्री कर दीजिएगा। बट 23-24 वाला जो बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें नोट्स ऑन अकाउंट्स में उस डिविडेंड के बारे में एक डिस्क्लोजर दे दीजिएगा, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि डिविडेंड मस्ट बी डिस्क्लोज्ड इन द नोट्स ऑन अकाउंट्स। गॉट इट? इंड एस में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि अगर आपको ऐसा लगता है, हम लोग उसको 20 नंबर पॉइंट में डिस्कस करेंगे। डिस्कशन का नाम है सोर्स ऑफ एस्टिमेटिंग द अनसर्टेनिटी। क्या पॉइंट है बच्चों? पॉइंट है कि अगर किसी एंटिटी को लगता है, इफ द एंटिटी एस्टिमेट्स दैट there is a significant risk of material adjustment in the carrying amount of assets and liabilities within the next year, the entity must disclose the source, nature and name of that asset and liability and its carrying amount। मतलब अगर मुझे लगता है कि हमारे कोई भी एक असेट में, बिल्डिंग में, प्लांट में, मशीन में, किसी में भी मटीरियल चेंज हो सकता है इन द नेक्स्ट ईयर, अगले 12 महीना के अंदर अंदर, तो मुझे उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि भाई कहां से मुझे पता चला, किस नेचर का एडजस्टमेंट है, कौन सी एसेट में एडजस्टमेंट है और उसका बैलेंस शीट वैल्यू क्या है। इंटरेस्टिंग बात है। एस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, इंड एस में ये है। तो मतलब फ्यूचर के बारे में अगर आप पहले से कुछ देख पा रहे हो तो लोगों को अभी बताओ ना जी उसके बारे में, तो इंफॉर्मेशन देने में क्या जाता है। 21 नंबर पॉइंट, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। क्या आइडिया है कि भाई जितनी भी आपकी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसका एक अलग से नोट्स ऑन अकाउंट्स बना दो, उसमें सारी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को डिस्क्लोज कर दो और मेजरमेंट का बेसिस और कोई जजमेंट इन्वॉल्व है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दो।
22nd पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी क्या होता है। इनिशियल पॉइंट्स में मैंने आपको बताया था कि एक नया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी या एक नया स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस हुआ है इंड एस के कंप्लायंट बैलेंस शीट में, जहां पे आपको कैपिटल और रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के मतलब अदर इक्विटी के ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंजेस हुए हैं उसको प्रेजेंट करना पड़ेगा। तो क्या लिखा देखो मैंने, दिस इज ए न्यू स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस्ड इन द इंड एस सिस्टम इन विच ए कंपनी इज रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट द रिकॉन्सिलिएशन, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग। ये 4 इंफॉर्मेशन देना है, 2 पार्ट में बनता है। आइए मैं आपको फॉर्मेट दिखलाता हूं, अभी खाली देखो, बाद में जब फिनेंशियल स्टेटमेंट आप सच में बनाओगे तो आपको बनाने भी मिलेगा। 2 पार्ट में बनता है, इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी। देखने में बहुत गंदा टाइप का लगेगा, बट आप देखो और जब आप बनाओगे तब आप सीख जाओगे, डोंट वरी। इक्विटी शेयर कैपिटल को देखो, बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट पीरियड, यहां पे अमाउंट लिखना है, यहां पे तो जगह नहीं है, यहां पे मान लो अमाउंट लिखना है। क्या? बैलेंस एट द बिगिनिंग। चेंजेस इन द इक्विटी शेयर कैपिटल ड्यू टू प्रायर पीरियड एरर, नॉर्मली नहीं होता, बट मान लो अगर हुआ तो एडजस्ट करके फिर यहां लिख देना है रीस्टेटेड बैलेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द करेंट रिपोर्टिंग पीरियड। तो अगर ये नहीं है तो फिर इसकी भी जरूरत नहीं है। तो मान लो ओपनिंग शेयर कैपिटल 400 करोड़ रुपया का है और ड्यूरिंग द ईयर आपने 100 करोड़ रुपया इश्यू किया, तो क्लोजिंग आपका 500 करोड़ हो गया। अब इसमें अगर बाईबैक किया तो चेंजेस इन द शेयर कैपिटल में इश्यू और बाईबैक का 2 कॉलम बना दो। तो आप किए क्या अल्टीमेटली? कुछ नहीं, ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन करके क्लोजिंग दिखा दिए। यही स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है। तो आपका क्वेश्चन आएगा सर लेजर अकाउंट में तो ये दिखता ही हम लोगों को, तो बस उस लेजर अकाउंट जो कैपिटल से रिलेटेड लेजर अकाउंट है ना बेटा, उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में डाल दो और वो आपके फिनेंशियल स्टेटमेंट का एक पार्ट बन जाएगा, दैट्स इट। अब वैसे देखो अदर इक्विटी है, सेम तरीके से बनाना है। ये सारे अदर इक्विटी के नाम है, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग, अलॉटमेंट, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ सीएफ, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, अदर रिजर्व्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, इस तरह से सारे रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के नाम है। कुछ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के भी नाम है, जैसे रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ये सब है। तो सर करना क्या है, इन सारे, इस सब अलग से अभी पढ़ो मत, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये जितने आइटम सब है ना ये अलग अलग इंड एस में पढ़ोगे। तो 3-4 आइटम खाली आप देखो जिनको आप जानते हो, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग, जनरल रिजर्व, तुम्हारा रिवैल्यूएशन रिजर्व, ओके। ये सब जो नया नया आइटम है ना, इक्विटी कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, तुम्हारा डेट इंस्ट्रूमेंट थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये सब को अभी फोकस में मत लाओ। एक बार ये 4-5 आइटम को देखो। सर करना क्या? कुछ नहीं, इनका ओपनिंग, एडिशन, डिडक्शन, क्लोजिंग दिखाना है और क्या। ये देखो बैलेंस एट द बिगिनिंग, ये देखो चेंजेस जो भी हुआ, मान लो कोई पॉलिसीज की वजह से या प्रायर पीरियड एरर की वजह से, तो चेंजेस कर दो। चेंजेस करने के बाद जैसे उसमें शेयर कैपिटल में किए थे, चेंजेस करने के बाद रीस्टेटेड बैलेंस को लिख दो, उसके बाद जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ वो लिख दो, जो डिविडेंड आपने पे किया वो लिख दो, जो भी जहां जिस किसी रिजर्व में ट्रांसफर किया वो लिख दो, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो। तो ये देखने से बहुत ज्यादा गंदा लग रहा है, बट कुल मिलाकर के मान लो आपके पास, ऐसे मैं बोलता हूं, मान लो आपका ओपनिंग प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग जिसको बोलते हो, मैं यहां पे लिख के दिखाता हूं। मान लो आपका ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग 200 करोड़ था, तो आप ओपनिंग में लिख दो। करेंट ईयर प्रॉफिट आप 100 करोड़ कमाए, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर में लिख दो। डिविडेंड आपने 40 करोड़ रुपए डिक्लेयर किया, तो माइनस कर दो, और क्लोजिंग आ गया आपका 260, तो यहां क्लोजिंग में लिख दो। तो जो रिजर्व्स एंड सरप्लस के लेजर होते थे ना, उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी नाम दिया जाता है। तो वो बहुत बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आपको बनाने मिलेगा इन द टाइम्स टू कम। ये 2 छोटा छोटा नोट है, खाली पढ़ लो और पढ़ के ध्यान रख लो। रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान, आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, हम लोग एक्चुरियल गेन और लॉस बोलते थे। तो जो एक्चुरियल गेन और रीमेजरमेंट ऑफ डिफाइंड बेनिफिट प्लान shall be recognized as part of retained earning with separate disclosure of such item along with relevant amount in the notes। आप जब छोड़ो इसको अभी छोड़ो, जब आप इसका इंडेस पढ़ोगे, रिस्पेक्टिव इंडेस 19, तब हम आपको इसके बारे में बता देंगे। ऐसे मैंने आपको बताया था अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में आता है। फिर हर रिजर्व के बारे में अगर
कोई भी कुछ बताना है एक्स्ट्रा, कोई भी पर्पस क्या है उस रिजर्व का, तो उसको भी नोट्स ऑन अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना है। ये दोनों नोट को आप एक बार इग्नोर मार सकते हो। सो बेसिकली इंड AS 1 यहां पे खत्म होता है। ओके, थैंक यू वेरी वेरी मच।